Hello, my future doctors. This side your bio wali ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJX. तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है तुम्हारी सबसे डरावनी यूनिट, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. कहने को तो ये चैप्टर रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स है, बट ट्रस्ट मी दिस चैप्टर इज कैन ऑल्सो बिलोंग टू योर ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमने अधूरी कहानी छोड़ी थी ब्रीदिंग की, उसको कंप्लीट करता है ये वाला चैप्टर रेस्पिरेशन. यानी इस चैप्टर में तुम जो भी पढ़ने जा रहे हो वो टोटली तुम्हारे ह्यूमन की बॉडी पे भी एप्लीकेबल है, वेदर इट इज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सारी चीजें प्लांट्स के साथ साथ हमारी बॉडी में भी होती है. सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का डर रिमूव करते हैं और कोशिश करते हैं इस चैप्टर को रटने से पहले समझने की. रटना तो एट द लास्ट तुम्हें पड़ेगा ही कि इसके बाद कौन सी रिएक्शन के क्या क्या इंटरमीडिएट्स हैं, बट उससे इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना, ताकि नीट में कोई भी क्वेश्चन आए तो तुमसे वो बन जाए, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे मार्क्स फुलफिल्ड रहे बायोलॉजी में. ठीक है, तो चलो इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. हाथ में पेन और नोटबुक लेके तैयार हो जाओ. अब स्टार्ट करेंगे हम रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, यानी कि रेस्पिरेशन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, ये मत समझना. चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ इज रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होता था? सिंपली इनहेलेशन करना, एक्सहेलेशन करना. रेस्पिरेशन एक कदम आगे की कहानी है. इनहेलेशन के टाइम पे तुमने जो ऑक्सीजन अंदर ली है वो ऑक्सीजन सेल के लेवल पे जाके करती क्या काम है, क्या होता है, कैसे एनर्जी बनती है, वो सारी चीजें रेस्पिरेशन में आती है. अब रेस्पिरेशन के लिए तुम्हें फूड चाहिए, खाना चाहिए, तो जिस चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है कट 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 कट, वो चीज होती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो सबसे पहले एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन्ड है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो ये क्या होते हैं? ये वो चीजें होती हैं, वो सबस्ट्रेट्स होते हैं जिनका ब्रेक डाउन किया जाता है टू लिबरेट एनर्जी. अब इन सबस्ट्रेट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? इट इंक्लूड्स योर ग्लूकोज, इट इंक्लूड्स योर प्रोटीन्स, इट इंक्लूड्स योर लिपिड्स. बहुत सारी चीजें आती, बर्गर, इडली, डोसा, समोसा, जो भी तुम खाते हो, आलू, जलेबी, कचौड़ी, सारी चीजें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. अब इनमें होगा क्या? देखो, कहीं ना कहीं इन सारे ही सब्सटेंस में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे. जैसे अगर मैं ग्लूकोज की ही बात कर लूं तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है. तो इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर नहीं जा रहे, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसका हम बात ही नहीं कर रहे. हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 कार्बन ले लिए. ठीक है, और इन 6 कार्बन के बीच में बॉन्ड्स. तुम्हारा केमिस्ट्री से बहुत अच्छा तालमेल है, केमिस्ट्री बैठी हुई है सेट में, तो तुम्हें इतना पता है कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स जो होते हैं उनमें एनर्जी रही होगी. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये बॉन्ड्स टूटते हैं, ये बॉन्ड्स टूटेंगे. अब इन बॉन्ड्स के टूटने से क्या लिबरेट होगी? एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे फ्री एनर्जी. ये फ्री एनर्जी वैसे ही है जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत सारी चीनी है ना. जैसे तुम्हारे पास इंडिया में हो तुम और तुम्हारे पास डॉलर है, दिरहम है, बहुत सारी करेंसीज है, लेकिन तुम गरीब हो. क्यों गरीब हो? क्योंकि इंडिया में तो बच्चा रुपया चलता है, रुपया चलता है. ऐसे ही तुम चाहे कितनी भी एनर्जी निकाल लो, सेल को तो केवल एटीपी ही जचता है. यानी कि सारी बात है करेंसी की. तो ये जो फ्री एनर्जी है, इस फ्री एनर्जी को चेंज किया जाता है, इसको ट्रैप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तब जाके सेल को तसल्ली मिलती है कि हाँ मेरे पास एनर्जी है, अब मैं हूं बादशाह और मैं सारे काम कर सकता हूं. सो दिस इज हाउ द थिंग्स टेक्स प्लेस. पहले हमारे फूड के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक किया जाएगा, वहां से फ्री एनर्जी निकलेगी, एंड दिस फ्री एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल विच इज योर एटीपी. लेकिन सवाल अभी है, सवाल क्या है कि क्या ये सारी एनर्जी एक बार में ही निकाल के दे दी जाती है? हाँ, क्या मम्मी पापा तुम्हें सारे पैसे एक बार में दे देते हैं या फिर सीक्वेंस में देते हैं, पॉकेट मनी वाइज देते हैं? पॉकेट मनी वाइज ना. तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है दैट एनर्जी इज रिलीज्ड इन स्टेप वाइज मैनर. ठीक है,
एकदम से नहीं दी जाती, स्टेप बाय मैनर में ली जाती है। जैसे ग्लाइकोलिसिस की 10 स्टेप्स में थोड़ी सी निकाल दी, फिर क्रेब्स साइकिल में निकाल दी, इस तरीके से। दूसरा जो सबसे फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, फेवर्ड वन, फेवर्ड, फ्लेवर्ड नहीं फेवर्ड, ठीक है, फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है बच्चों, बताओ? इट इज योर ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है। समझ में आई बात है? बहुत ही सिंपल कहानी है, सब समझ में आएगा, तुम चिंता मत करो। बात करते हैं कि मैम एक बात बताओ, हमारे पास तो सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, मछली के पास गिल्स हैं, अर्थवर्म के पास क्यूटेनियस स्किन है, फ्रॉग के पास तो 3-3 भंडार है, तो प्लांट्स के पास ऐसा क्यों नहीं देखा कि प्लांट्स फेफड़ों से सांस ले रहा है, प्लांट्स के पास नाक है? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट्स को इतनी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से प्लांट्स के पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। पहली बात तो ये कि प्लांट की बॉडी लिविंग टिश्यूज, डेड टिश्यूज दोनों से ही बनी होती है। ये जो लिविंग टिश्यूज है ना, ये अपनी एनर्जी की डिमांड का बहुत ख्याल रखते हैं। ये क्लोज टू सरफेस होते हैं ताकि डिफ्यूजन से आराम से सांस ले सकें। उसके अलावा प्लांट्स की जो हरी भरी पत्तियां होती हैं उन पे क्या होते हैं? स्टोमेटा। प्लांट्स की जो बड़ी स्टेम्स होती हैं उनमें क्या होते हैं? लेंटिसिल्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, पढ़ा है ना? सो लेंटिसिल्स आर प्रेजेंट इन योर स्टेम एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन योर लीफ। तो यहाँ से इनका डिफ्यूजन से काम चल जाएगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि बहुत रेस्पिरेशन के टाइम पे पड़ती है, तो वहाँ पर तुम्हारे लिए हिंट है फोटोलिसिस ऑफ वाटर विच अकर्स ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। पानी टूटता है, पानी के टूटने से ऑक्सीजन निकलती है, ये वही ऑक्सीजन है जो तुम्हारी नाक में जा रही है। अब प्लांट क्या करेगा? इसी ऑक्सीजन से थोड़ी सी ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेशन के लिए रख लेगा। सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज अ ब्रह्मास्त्र ड्यूरिंग हाई एनर्जी डिमांड्स ऑफ प्लांट्स बॉडी। समझ में आया? तो इन्हीं कारणों की वजह से प्लांट्स के पास एक स्पेशल डेडिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। तो घबराने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब तुम्हें ऐसे समझना है कि तुम प्लांट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो इंसानों के बारे में कि हमने जो ऑक्सीजन ली है वो बच्चे आगे जाके करती क्या है, कैसे एटीपी बनाती है, हमें वो समझना है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला, ये सारी स्टेप्स प्लांट्स में होती है, सारी स्टेप्स हम में भी होती हैं, कुछ डिफरेंस ही नहीं है ना? तो बात करो, जैसे मान लो तुमने कल खाया बर्गर खाया तुमने, बर्गर या जो तुमने खाया, कुछ भी खाया, अब उसको ब्रेक डाउन किया जाता है डाइजेशन के द्वारा और उसको मोनोमेरिक यूनिट्स में तोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज भी तो होगा ना। वैसे भी ग्लूकोज एक फ्लेवर्ड यानी कि फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो यहाँ मैंने ले ली एक हमारी ब्लड वेसल, ये है हमारी ब्लड वेसल और ये है हमारा एक बड़ा सा सेल, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुम्हारी ब्लड वेसल में तुमने जो ग्लूकोज एब्सॉर्ब किया था वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, बड़ा घुमक्कड़ है, ये गया ग्लूकोज। कितने कार्बन का है ये? 6 कार्बन का। वेरी गुड, दिस इज 6 कार्बन वाला ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज एंटर करेगा सेल में। अब सेल में एंटर करने के बाद जो पहला एक फ्लूइड टाइप का मटेरियल मिलता है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन है साइटोसोल। तो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सी बात है कि देखो, साइटोप्लाज्म फ्लूइड जैसा तो है लेकिन उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज डिसॉल्व्ड है। अगर मैं इस फ्लूइड में से उन ऑर्गेनेलीज को रिमूव कर दूंगी तो जो बचेगा दैट इज योर साइटोसोल। तो ये ग्लूकोज एंटर कर गया साइटोसोल में, ठीक है। तो फर्स्ट साइट इज योर साइटोसोल। Let me mention it. This is your cytosol. तो अब ये ग्लूकोज यहाँ पे टूटता है लेकिन कंप्लीट नहीं टूट पाता, ठीक है। तो ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन का ग्लूकोज टूट के 3 कार्बन के कंपाउंड में टूटता है। It is like this. This is 6 carbon glucose. It becomes 3 carbon pyruvic acid या फिर पाइरोवेट, ठीक है। अब रिएक्शन को तो बैलेंस होना चाहिए,
तो ये 6 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, इसलिए यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे पायरुविक एसिड के। अब ये जो इसका रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो ये, जो तो टिक टॉक चलती है, पहली बात तो ये कि जो ब्रेकडाउन है ये पार्शियल ब्रेकडाउन है, इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब सिंपली ब्रेकडाउन, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिस स्पेलिंग क्या कर रहे हो? लिसिस, सही स्पेलिंग लिखिए क्या? मुझे तो कभी कभी स्पेलिंग में भी डाउट हो जाता है, ठीक है। ग्लाइको LYSIS, LY होती है ऐसे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस हो गई, 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया। अब ये 3 कार्बन के कंपाउंड की जिंदगी की आगे की कहानी क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि सेल के पास ऑक्सीजन है या नहीं है। सो इट्स फर्दर फेट, पायरुविक एसिड का फर्दर फेट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ये करता है फर्मेंटेशन। क्या करता है ये? फर्मेंटेशन। एंड फर्मेंटेशन बच्चों एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन के 2 टाइप्स होते हैं, इथेनॉलिक एंड लैक्टिक एसिड। इथेनॉलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां तक बात खत्म। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा? ये कहानी थोड़ी सी मजेदार है और यही कहानी इस पूरे चैप्टर का माई बाप है, ठीक है। सो ये कहाँ एंटर करने जा रहा है अब? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। ये गया ऐसे, मैं इसको ना छोटा बनाती हूँ क्योंकि मुझे बीच में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। ऐसे बना लो। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों ये वाला जो स्पेस होता है यहां से लेके यहां तक, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आई होप तुम्हें ये चीज याद है, हमने सेल चैप्टर में पढ़ी हुई है, ठीक है। दिस इज व्हाट? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज द मैट्रिक्स। दिस इज मैट्रिक्स, MATRIX, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये क्या है? हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसे भी लिख देते हैं। फाइनली वी आर डन विद द लेबलिंग पोर्शन। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया ना, इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन तो बड़ी मजेदार है, चिल है, जो आना चाहता है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी जो अंदर वाली महारानी है ना, वो बड़ी महारानी टाइप से, वो बहुत चूजी नेचर की है। वो बोलेगी जो मैं चाहती हूँ वही होगा। यानी कि दिक्कत क्या आती है? अभी हमारे पास क्या है? 3 कार्बन का पायरुविक एसिड। कितने कार्बन का है ये? 3 कार्बन का। अब ये 3 कार्बन का पायरुविक एसिड इस मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर लेता है, यहां तो आ जाता है,
3 कार्बन का पायरुविक एसिड यहाँ आ जाता है, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन को मंजूर ही नहीं है, पसंद ही नहीं है 3 कार्बन का कंपाउंड। तो वो बोलती है अगर तुम्हें अंदर आना है ना तो 1 कार्बन बाहर छोड़ के आओ, ठीक है, बिल्कुल वाइफ मटेरियल है ये। तो क्या होता है, ये अपना 1 कार्बन छोड़ देता है बाहर, सो इट एंटर्स मैट्रिक्स बाय लूजिंग 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ अ CO2, ठीक है। जब भी कार्बन लॉस होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ CO2। अब यहां पर फाइनली वी हैव अ 2 कार्बन कंपाउंड, ये है एक 2 कार्बन कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम A। कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं बची। दिस इज एसिटाइल, रुको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ, हाँ ठीक है। दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, नाम तो सुना होगा, बहुत मशहूर है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जैसे ही मैट्रिक्स में जाता है वो तो मतलब उसका तो सर घूम जाता है। क्यों घूम जाता है, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े झूले चल रहे हैं, साइकिल्स चल रही है। अब इन साइकिल्स का क्या नाम होता है, इन साइकिल्स का नाम होता है क्रैब्स साइकिल। ये चल रही है साइकिल, ठीक है, राउंड 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 चलती जा रही है। अब एसिटाइल कोएंजाइम को पता है कि यार मैं भी इस साइकिल में मेरे को जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरेट करने की एनर्जी, तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए इस साइकिल का पार्ट बनना ही पड़ेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम इस साइकिल में जाता है, ठीक है, और यहाँ से एनर्जी निकालता है, लेकिन इसकी एनर्जी किसी काम की नहीं होती क्योंकि वो ATP नहीं होती। तो यहाँ जो एनर्जी निकलती है दैट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये सुंदर है ना। तो यहाँ जो एनर्जी निकलती है बच्चों वो निकलती है किस किस की फॉर्म में, NADH2, FADH2 एंड GTP, इन फॉर्म में एनर्जी निकलती है। अब इस एनर्जी का तुम्हें अचार थोड़ा ना निकालना है, तुम्हें तो ऐसे ATP बनानी है। अब तुम्हें पता है जैसे हमारी कंट्री में अगर मुझे अपनी करेंसी को चेंज कराना है तो आई नीड टू गो टू अ बैंक। बैंक के मामले में सबसे फेमस बैंक है SBI, जहाँ पर तुम्हें काउंटर बाय काउंटर घुमाया जाता है ना, काम टाइम पे नहीं करते। तो ऐसे ही यहाँ पे बेचारे सेल को सफरिंग झेलनी पड़ती है। सेल क्या करता है, SBI जाता है, सेल तो क्यों ही जाएगा, ये एनर्जी अपने आप को चेंज कराने के लिए SBI जाती है, और यहाँ पे इनको 5 काउंटर्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5, ये ऐसे 5 काउंटर्स मिलते हैं। यहाँ से समझो ये है काउंटर नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तीनों मॉलिक्यूल्स ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेके, मतलब एक पर्चा तो होगा ना इनके पास कि मुझे काम कराना है, तो इनका वो पर्चा इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके पहले 1 के पास जाते हैं, 1 बोलता है 2 के पास जाओ, 2 बोलता है 3 के पास जाओ, 3 बोलता है 4 के पास जाओ, 4 फिर 4 बोलता है 5 के पास जाओ। तो 5 बड़ा ही काम करने वाला सिपाही है, 5 काम करके देता है। इनका काम क्या है, ATP बनाना। तो जैसे ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 के पास जाते हैं तो इनका काम हो जाता है, और यहाँ निकल के आती है ATP, ठीक है, ATP बन जाती है काउंटर नंबर 5 पे। अब ये जो यहाँ पे कार्यवाही चल रही है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो ये पूरा एक ग्लिम्प्स है तुम्हारे किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी है कि कौन सी स्टेप कहाँ होगी है, किस तरह होती है, सारी चीजें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी आ रही चाहिए स्क्रीनशॉट पे, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया, मजे करो। ये पूरी कहानी है। अब हमें इसी कहानी को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप मैनर में पढ़ना है और इसका पूरा जो निचोड़ है वो लेना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज योर ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है
जिसको ऑक्सीजन के होने से ना होने से कतई फर्क नहीं पड़ता, फ्री है भाई, कोई अपनी मर्जी की मालिक है, जहां मन कराना वहां पे होके ही रहेगी ये, ठीक है। इसको इन 3 साइंटिस्ट को एक ऑनर की फॉर्म में देकर इस रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं, विच इज ईएमपी पाथवे। एम्डन, मेयरहॉफ और पैरनेस, इन तीनों नेम्स को मिला के इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में खाना किस फॉर्म में बनता है, स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में। फिर इसे स्टार्च को क्या ब्रेक किया जाता है, सुक्रोज, सुक्रोज ग्लूकोज किसी भी फॉर्म में। ये जो सुक्रोज है इसके क्या है, 2 कंपोनेंट्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है आपस में, छोटा भाई बड़ा भाई, है ना। दोनों हैं जो 6 कार्बन के कंपाउंड हैं। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज CHO, एल्डिहाइड, लेकिन फ्रक्टोज में क्या है, कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीज सेम है। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द ग्लाइकोलिसिस एट द फर्स्ट स्टेप ओनली, ठीक है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं प्लांट्स के केस में। एनिमल्स के केस में जो तुम खा रहे हो उस हिसाब से कहानी चलती है। अब ये जो पूरी रिएक्शन है इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप की प्रोसेस है। अकर्स इन साइटोसोल, साइटोसोल में चलती है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन आरबीसी, आरसीबी, 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 आरबीसी। आरबीसी इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, माइटोचॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी केवल ग्लाइकोलिसिस से मिलती है। तो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमारा किसमें, आरबीसी के केस में। बाकी एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, विच आई विल एक्सप्लेन टू यू थोड़े टाइम के बाद। अब एक बार इस रिएक्शन को देखो, तुम्हें इसको देखना भी नहीं है, तुम्हें इसको देखना है, फील करना है और इसमें अंतर्मग्न हो जाना है, डूब जाना है, इस रिएक्शन को समझना है, रटना है, सब कुछ करना है मतलब रिएक्शन का, ठीक है। तो क्या लगता है, मैं तुम्हें ऐसे रटवाऊंगी, पढ़वा दूंगी ऐसे। देखो हो क्या रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ग्लिसरॉल, ऐसे ऐसे कहानी है। याद हो जाएगा इससे, हाँ नहीं होगा ना। देखो समझो, पहले मैं तुम्हें यही पे पूरा इसका डाइसेक्शन करके बताती हूँ। यहाँ तक की जो स्टेजेस है, यहाँ पे बच्चों तुम्हारी एटीपी बन नहीं रही है, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है, खर्चा करना पड़ रहा है पहले कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ छोटा, मतलब कुछ तो बलिदान देना पड़ता है ना। तो तुम यहाँ पे एनर्जी का इनपुट दे रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इसके बाद तुम देख पा रहे हो कि एनर्जी निकल रही है। सो एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम भी होगी, खर्चा भी होगा, बचत भी होगी, दोनों ही चीजें होंगी ग्लाइकोलिसिस में। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे कर लो कि बड़े बड़े जो 30 मार खान होते हैं उनको भी रिएक्शन याद नहीं होती, और याद करके फिर उसको रिप्रेजेंट करना इज अ बिग चैलेंज, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन को। देखो होगा क्या, ये तो हटो, सिंपल है। मैं पहले तुम्हारे सामने कुछ डब्बे बना देती हूँ। एक,
देखो सबसे पहले ना तुम इंटरमीडिएट्स लिख लो, इंटरमीडिएट्स के नाम लिख लो. लेट्स राइट देम विथ येलो. सबसे पहले ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. अगर तुम बच्चों को ये रिएक्शन याद है तो एक बार ना साथ साथ कॉपी में भी लिखो ताकि दोनों को एकदम से अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ठीक है, इतना आया. इसके बाद तुम क्यों आ रहे हो यहाँ 1,3-बिस-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड. फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पाइरुविक एसिड. ओके, सो ये हमने सारी रिएक्शंस एकदम सही लिखी है. अब बात कर लेते हैं कि इनमें कंपाउंड में कार्बन कंटेंट कितना होगा. ठीक है, कार्बन कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है. तो ग्लूकोज कितने कार्बन का? 6 कार्बन. किससे लिखूं? पिंक कलर, 6 कार्बन. ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट सेम है, कितने कार्बन? 6 कार्बन. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट अगेन 6 कार्बन. फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट अगेन 6 कार्बन. अब ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं. ठीक है, ये टुकड़ा कितने कार्बन का है? 3 कार्बन. और ये वाला भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन. ठीक है, यहां तक समझ में आया, यानी कि यहाँ पे होगी स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग के बाद अब ये वाला कंपाउंड भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का. इस साइड लिखते हो, ध्यान देना. ध्यान क्या देना है तुम्हें? तुमने स्टार्टिंग करी है 6 कार्बन से, अब तुम आ चुके हो 3 कार्बन पे. यहाँ तो ठीक है, 6 कार्बन का टूट के 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके तुम देख रहे हो कि केवल एक 3 कार्बन का कंपाउंड है जो आगे जाके 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बनेगा. बट रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड, इसलिए अब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो 2 बनेंगे, 2, ताकि एंड रिजल्ट में भी तुम्हें टोटल 6 कार्बन मिले. ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन एंड दिस इज 3 कार्बन. ये बेसिक बातें समझ में आई. ठीक है, अब देखो ग्लूकोज से
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम लगती है। वैसे हर स्टेप के अलग अलग एंजाइम है, तो मैं वो नहीं पढ़नी, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नो नीड टू टेक टेंशन। वो एंजाइम का नाम जरूर याद रखना जो सिलेबस में दी है, यानी कि एनसीईआरटी में गिवन है। सो फर्स्ट एंजाइम हियर विच इज यूज्ड इज हेक्सोकाइनेज। कैसे आया ये नाम? हेक्सो मतलब 6 कार्बन, काइनेज मतलब बायोमोलिक्यूल्स में हम एंजाइम के क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं काइनेज। काइनेज इज एन एंजाइम जो फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करता है। तो ये मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कराता है ग्लूकोज के ऊपर, ताकि ग्लूकोज बन जाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब इस रिएक्शन में तुम देखो बच्चों, तुम्हें ग्लूकोज के ऊपर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लगाना है। यानी कि अगर ग्लूकोज में, ये सिंपल ग्लूकोज है 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, तो यहां तुम क्या कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, इस छठे कार्बन पे तुम्हें लगाना है एक फॉस्फेट ग्रुप। ये तुम्हारा टारगेट है। अब तुम फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से लगाओगे? जो फॉस्फेट डोनर है, जिसके पास पहले से फॉस्फेट है, और वो कंपाउंड क्या है हमारा, एटीपी। इसलिए तुम्हें पहले स्टेप में एटीपी डालनी पड़ रही है। ठीक है, सो हियर यू विल गिव द एटीपी और यू विल गेट एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पहली रिएक्शन समझ में आई। अब यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। 6 पोजीशन पे ही बस तुम्हारा क्या हुआ है, अभी ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, अभी फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। फॉस्फेट सेम पोजीशन पे है, तो क्या अब तुम्हें एटीपी देने की रिक्वायरमेंट है? नो, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं देना। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यानी कि कहानी क्या चली, 1 2 3 4 5 6। अभी तक तुम्हारे 6 कार्बन पे फॉस्फेट था, अब तुम्हारे फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट आ गया, तो अब तुम्हें दोबारा फॉस्फेट देना पड़ेगा। और फॉस्फेट देने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, एटीपी। सो हियर यू आर अगेन गोइंग टू गिव द एटीपी। एटीपी दी और क्या निकला, एडीपी प्लस पीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो पीआई है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यही अटैच कराई जाती है। क्लियर? अब यहाँ क्या हो रहा है, ये 3 कार्बन के कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रायोज। व्हाट डू वी यूज द टर्म ट्रायोज? गिव मी अ सेकेंड, लेट्स यूज अ स्पार्कलिंग कलर, कुछ बढ़िया सा तड़कता भड़कता, ये ले लेते हैं। चलो, तो ये जो पूरे कंपाउंड्स हैं, ये, इनको हम एक नाम दिए हैं, इनको हम नाम दिए हैं क्या, ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि ये 3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, 3 कार्बन के शुगर्स है, जिनमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो आगे की सारी कहानी तुम यहाँ पे एनसीईआरटी में देखो, इधर ही मैं तुम्हें पेज दिखा रही हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्म ट्रायोज फॉस्फेट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, आगे की कहानी यही चल रही है, ट्रायोज बिस फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट, इस तरीके से। तो ट्रायोज क्यों गिवन है, क्योंकि 3 कार्बन का कंपाउंड है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायोज फॉस्फेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों, ये दोनों ही 3 कार्बन के हैं, लेकिन ये 3 कार्बन के कंपाउंड आपस में आइसोमराइज हो सकते हैं, आइसोमराइज हो जाते हैं। और जो आगे जाता है वो जाता है ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको एनसीईआरटी में लिखा है ढाप, पागल, वो सब मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, मतलब वो तो क्या ही यूज करोगे, तुम पूरे पूरे कंपाउंड का नाम याद रखो। ठीक है, दिस इज ढाप डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, दिस इज पागल, पीजीएल, पागल मतलब पीएजीएल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें यहाँ से कन्वर्ट होना है वहां पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा अपना एक वो देनी पड़ेगी, क्या कहते हैं उसको, H3PO4।
H3PO4 कंपाउंड देना पड़ेगा ताकि वहां से फॉस्फेट को गेन कर सके। अब एटीपी का खर्चा नहीं करना है, अब तुम्हें किसी और चीज का खर्चा करना है। यहाँ पे यू हैव टू गिव H3PO4 और दूसरी चीज यहाँ पे तुम दोगे Na, बोल कुछ रही हूँ लिख कुछ और रही हूँ, NAD+ और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H+ विच इज इक्वल्स टू NADH2। कंफ्यूज मत होना, एक होता है NADPH2, ये P जहां आ गया वो P फोटोसिंथेसिस का है, तो P वाला अगर NADPH2 है तो वो रेस्पिरेशन का नहीं है, उसमें कोई एनर्जी नहीं होती एटीपी वाली, वो फोटोसिंथेसिस का P है। यहाँ पे यू हैव टू यूज द टर्म NADH2 यानी कि रेस्पिरेशन वाला, ठीक है, यहाँ से एनर्जी निकलेगी। तो ये हो गया, ये जो NADH2 है इसे कहा जाता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आगे जाओगे, तुमने फॉस्फेट दे दिया, इस वजह से क्या था, अभी इनके पास एक फॉस्फेट है, जैसे कैसे 1 2 3 3 कार्बन का बचा है ना ये, और इसके थर्ड कार्बन पे क्या अटैच्ड है, एक फॉस्फेट, इस पे अटैच्ड है फॉस्फेट। अगली स्टेप में तुम क्या करने जा रहे हो, अगली स्टेप में तुम बना रहे हो क्या, 3 कार्बन, 1 2 3 1 3, तो फर्स्ट पोजीशन पे भी और 3 पोजीशन पे, 2 पोजीशंस पे तुम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर रहे हो। तो ये कहाँ से दे रहे हो फॉस्फोरस, इस बार यहाँ से, ठीक है। अब क्या है, अब जो तुमने फॉस्फोरस लगाए हैं उनको रिमूव करने की बारी आ रही है, क्या आ रही है, उनको रिमूव करने की बारी, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, देखो तुम्हें ना थोड़ा सा केमिस्ट्री को साथ लेके चलना पड़ेगा, और जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो क्या है, देखो हम इथेनॉल से एल्डिहाइड में जाते हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाते हैं, ये स्टेप ऑक्सीडेशन है। अगर मैं इसको उल्टा करने लग जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ये था तुम्हारा ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, और ग्लिसरल्डिहाइड से तुम जा रहे हो ग्लिसरिक एसिड, यानी कि तुम एल्डिहाइड से एसिड की तरफ जा रहे हो, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा ना, तो ये जो पीछे वाली स्टेप है ये ऑक्सीडेशन की स्टेप है पहली बात, तो यहाँ मतलब यानी कि बोल सकते हो ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन, बोथ एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए इसको कुछ हाइड्रोजन देनी पड़ेगी, और वही हाइड्रोजन NAD पॉजिटिव गेन कर लेता है और बन जाता है NADH2। समझ में आया, तो चीजों की बारीकी को समझो, ये बन गया। अब क्या हो रहा है, ये एसिड ही है, सब एसिड बन रहे हैं, यानी कि अब कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, अब कंसेप्ट लगाना है बस फॉस्फेट के रिमूवल वाला। तो ये क्या है, 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, दिस इज जो एनसीईआरटी में गिवन है, ट्रायोज बिस फॉस्फेट, दिस इज ट्रायोज बिस फॉस्फेट। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब क्या होगा, यानी कि तुम 1 2 3, अब तुमने फर्स्ट पोजीशन से हटा के सीधे बस थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगाया, यानी कि तुम्हारा फॉस्फेट निकला। अब फॉस्फेट निकला यानी कि तुमने जो एटीपी दे के कुर्बानी दी थी वो एटीपी अब बाद में वापस मिल रही है। दिस फॉस्फेट विल बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। कितने एटीपी बनेंगे यहाँ पे, इसी से लिख देते हैं एटीपी, कितनी बनेंगी, 2। क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे था, यहाँ क्या डिफरेंस है, ये बस अब पोजीशन स्विच करिए, 1 2 3, थर्ड कार्बन का फॉस्फेट अब सेकंड कार्बन पे अटैच हो गया है ऐसे, तो तुमने कोई फॉस्फोरस ना तो रिमूव किया ना दिया, कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। बस तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, पानी कुछ ना कुछ चाहिए, से भूखा है ये, सो यू हैव टू ऐड पानी, ठीक है, कुछ नहीं करना। और
अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। क्या अभी एनर्जी निकलनी चाहिए? क्या फॉस्फेट रिमूव हो रहा है? नहीं भाई, बस पोजीशन स्विचेस हुई है। 1 2 3। फॉस्फेनॉल पायरुवेट का सिंपल सा मतलब है कि अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच हुआ है, ऐसे कोई एटीपी नहीं बनेगी। अब फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन गया, मैम फॉस्फोवर्ड तो गायब, फॉस्फोवर्ड गायब है, और यही तुम्हारी एक वो है, क्या कहते हैं गजनी, क्या कहते हैं, क्लू है कि यानी कि यहाँ से फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, एंड फॉस्फेट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा? 1 2 3 कार्बन का कंपाउंड विदाउट phosphorus. It means your phosphate group is removed again in the form of an ATP. बताओ कितनी ATP निकलेंगी? 2। क्यों निकलेंगी 2? क्योंकि 2 कंपाउंड्स चल रहे हैं सारे। समझ में आया क्या चल रहा है, क्या कहानी है ग्लाइकोलिसिस में? मजा आया होगा, ट्रस्ट मी, ऐसे ग्लाइकोलिसिस तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, लोग रटाएंगे, बट अमीशा मैम का वादा है तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ब्रिलियंट तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि कितना बचा, कितना खर्चा हुआ, यानी कि जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटस है ग्लाइकोलिसिस का, उसे हम समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बैलेंस शीट किसकी? ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ नोट्स चाहिए। नोट क्या? कि अगर तुम्हें कभी भी दिखाई दे जाए 1 GTP, अगर तुम्हें कभी दिखाई दे जाए 1 NaDH2, अगर तुम्हें कभी दिखाई दे जाए 1 FADH2, और ये सारे के सारे अपने आप को एटीपी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो कितनी एटीपी वो बनाएंगे वो तुम्हें ध्यान देना है। 1 GTP विल फॉर्म 1 ATP, 1 NaDH2 will form 3 ATP and 1 FADH2 will form 2 ATP। वैसे एग्जैक्ट नंबर तो इनका पॉइंट्स में आता है 3.5 2.5, बट वो तुम मत मानो, राउंड ऑफ करके हम इतना मानते हैं। ठीक है, तो ये नोट हुआ, तुम्हें याद रहना चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं हमारी ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, तो अब ध्यान दो ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या आउटकम हुआ, कितना तुमने कंजम्पशन किया, कितना तुम्हारा रिलीज हुआ। तो पहले बात करते हैं कंजम्पशन की, और फिर बात करते हैं रिलीज की। तो तुमने कितनी एटीपी खर्च कर दी? तुमने खर्च कर दी 2 ATP। ठीक है, और तुम्हें कितनी एनर्जी मिली? तो देखो यहां से क्या क्या मिला। 2 तुम्हें क्या मिल गए? NaDH2 2 मिले हैं। क्यों मिले हैं 2? क्योंकि अब 2 मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। ठीक है, 2 NaDH2 मिले हैं, और कितनी एटीपी मिली है? 2 और 2 4, यानी कि व्हाट यू गॉट 2 NaDH2 एंड 4 ATP। अब इनको फटाफट से ATP की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 ATP, इसको थोड़ा ऊपर, अरे बाप रे, अच्छा डब्बा ही ऊपर जाएगा, कोई नहीं छोड़ो। 2 ATP मतलब 2 ATP ही होगा। 2 NaDH2 मतलब 1 से 3, 2 3 जा 6 ATP। 4 ATP मतलब 4 ATP, यानी कि ये मिलके कितना बना रहा है? 10 ATP। लेकिन तुमने खर्च कितनी कर दी? तुमने खर्च कर दी 2 ATP। सो तुम्हारे पास बची कितनी? व्हाट इज योर नेट रेवेन्यू? नेट गेन कितना बचा? 8 ATP। समझ में आया? 8 ATP का तुमने फायदा किया है, 8 ATP का।
क्लियर है ये बैलेंस शीट? ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस में मजा आया, अच्छे से समझ में आई होगी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा तुम्हें कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। तुम बायोलॉजी पढ़ो तो मतलब ये नहीं बस बायोलॉजी, तुम्हें केमिस्ट्री को भी उसमें इम्प्लीमेंट करना है जैसे मैंने किया था। तो उम्मीद है मुझे तुम्हें ग्लाइकोलिसिस समझ में आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक। आगे की कहानी क्या चल रही है, अब हम उस बारे में बात करते हैं। यहाँ से बच्चों बहुत घुमा घुमा के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कभी आंसर 2 आता है, कभी आंसर 8 आता है, कभी आंसर 36, 28, 38 भी आ जाता है। कैसे आता है वो सारा क्वेश्चन, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, और तुम्हें मजा ना आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना, गारंटी है, गारंटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये क्या करेगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप विच इज फर्मेंटेशन। फिर बात करेंगे अगर ऑक्सीजन मिल गई तो क्या करेगा, यानी कि लिंक रिएक्शन। ठीक है, सो फर्मेंटेशन की बात करते हैं। दिस इज अगेन इन एनसीईआरटी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्मेंटेशन। पहले इस डायग्राम को डायग्राम से ही समझो क्या चल रहा है। ये यहाँ पर यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा प्रोसेस है, क्या है ये डब्बा चाहिए हमें, हाँ, यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा प्रोसेस है ये तो उन्होंने करी है क्या, ग्लाइकोलिसिस। दिस इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसके बाद ये पायरुविक एसिड आगे जाके लैक्टिक एसिड बना रहा है, तो ये लैक्टेट फर्मेंटेशन बता रहे हैं। और यहाँ पे इथेनॉल बना रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं, इथेनॉलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, यानी कि फर्मेंटेशन के दो टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल वाली फर्मेंटेशन, इथेनॉल वाली फर्मेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट इथेनॉलिक फर्मेंटेशन। इथेनॉल बनाना है, दारू दारू दारू, है ना, किस में बनेंगी, एग्जाम्पल यीस्ट। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इथेनॉलिक फर्मेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, तो यहां सबसे पहले हमारा होगा पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स आने हैं बच्चों, 2, और पायरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 3 कार्बन का कंपाउंड। सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा एक नए कंपाउंड में विच इज योर एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से इस कंपाउंड का तुमने नाम सुना है, एक एल्डिहाइड है, और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, यानी कि तुमने पायरुवेट विच वॉज अ 3 कार्बन कंपाउंड उससे 2 कार्बन कंपाउंड बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे कितने अमाउंट बनेगा इसका, 2, क्योंकि इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। अब तुमने एक कार्बन यानी कि हटाया, और मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि यहाँ पे कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज होगा, सो हियर CO2 इज रिलीज्ड, कितना, 2, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टेप कराने के लिए हमें जो एंजाइम लगती है इट इज कॉल्ड एज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। रटना ही नहीं है, क्यों आया ये नाम, क्योंकि हमने पायरुवेट में से CO2 हटाया, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। अब ये जो एसिटल्डिहाइड बना है इसमें फर्दर रिएक्शन होगी एंड इट विल बिकम इथेनॉल, इथेनॉल में कन्वर्जन हो जाएगा इसका। कैसे होगा समझो, दिस इज योर इथेनॉल। अब इथेनॉल भी 2 कार्बन का है, ये बात तो हमें तय है, तो यानी हमें अब CO2 का रिमूवल नहीं करना, हमें ये बनाना है 2 कार्बन का कंपाउंड, और ये कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके, 2। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगी उस एंजाइम का नाम होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। क्यों हुआ ये, क्योंकि तुम्हें पता है एल्डिहाइड से तुम इथेनॉल पे जा रहे हो, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहे हो या रिडक्शन कर रहे हो, अच्छे से पता है तुम लोगों को, रिडक्शन यानी कि मतलब ऑक्सीडेशन, COH2 हमारा आएगा, हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, दैट इज डिहाइड्रोजनेज। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे जो मजे की बात तुम्हें याद रखनी है वो बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे यूज होता है किसका, 2NaDH2 का यूज होगा। अगर यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो बदले में क्या निकलेगा, 2NAD+,
ठीक है, 2 NAD+ निकल जाएंगे। यानी कि जो 2 NADH2 तुमने ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस में बनाए थे उनमें से तुम्हें 2 NADH2 को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये किसकी बात है? ये इथेनॉलिक फर्मेंटेशन की बात है। अगर मुझे ये सेम बात करनी है किसके लिए? लैक्टेट वाली फर्मेंटेशन के लिए, तो क्या होगा उसे समझना। गिव मी 2 minutes। ओह शिट, छोड़ो इसे, ये हो गया इथेनॉलिक, यहां से कर लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर मैं तुम्हें कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बच्चों हम अगेन स्टार्ट करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट से। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का। यहां से एक ही स्टेप में बन जाता है लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड है बच्चों ये भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। यानी कि यहां से CO2 का रिमूवल नहीं हुआ है। दिस स्टेप इज कंट्रोल्ड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और यहां पे बच्चों वही होगा जो पहले हुआ था, 2 NADH2 will be used up to form 2 NAD+। समझ में आया? ठीक है, अब लैक्टेट वाली कहाँ होती है? ये होती है हमारे मसल्स में। एग्जाम्पल, ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से हमारे मसल्स क्रैम्प्स उठते हैं, है ना। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या? ड्यूरिंग फर्मेंटेशन लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर नंबर के टर्म में बात करूं तो यहां पर इंपॉर्टेंट ओनली 2 ATPs आर प्रोड्यूस्ड। अब ये तुम रट के चले जाते हो, है ना, ओनली 2 ATPs आर प्रोड्यूस, ये रट लेते हैं, लेकिन मैं इसे समझाती हूँ कि कैसे हुआ। देखो हमारा ये पहले होगा, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा एंड ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा फर्मेंटेशन चलेगा, है ना। अगर मैं केवल प्रोडक्शन की बात करूं ग्लाइकोलिसिस के, तो ग्लाइकोलिसिस में बच्चों हमारी 2 NADH2 बना था, है ना, और हमारी 4 ATP बनी थी। अब 2 NADH2 का मतलब कितना हुआ? 6 ATP, और यहां पर कितना? 4 ATP, 4, विच मेक्स 10 ATP। लेकिन इसमें से हमने 2 ATP का खर्चा किया था, तो कितना हो गया था? 8 ATP। यानी कि नेट प्रोडक्शन तो 8 ATP का हुआ ना, और ये 8 ATP में से 6 कहां से आई हैं? 2 NADH2 में से। यानी कि फर्मेंटेशन तक आते आते तुमने इन 8 ATP में से माइनस कर दी 6 ATP। कैसे माइनस करी? 2 NADH2 का यूटिलाइजेशन करा के। तो तुम्हारा जो नेट रिजल्ट बचा वो कितना बचा? 2 ATP। So this is how you are ending up at 2 ATP during your fermentation. ठीक है, दूसरी बात स्पेसिफिकली है इथेनॉलिक फर्मेंटेशन के लिए, यहां लिखूं, यही लिख देती हूं, एक और डब्बा बना लेंगे। ठीक है, more than 13% ethanol concentration in yeast acts as
यीस्ट पॉइजन। अगर इथेनॉल की कंसेंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाए तो वो यीस्ट पॉइजन की तरह एक तरीके से मार देती है यीस्ट को। इसीलिए अगर तुम्हें कोई इथेनॉल या अल्कोहल ऐसी बनानी है जिसमें इथेनॉल की कंसेंट्रेशन 13% से ज्यादा हो, सो यू नीड टू स्विच टू डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसको नेचुरली नॉन डिस्टिलेशन के बिना बना ही नहीं सकते। कहाँ रिलेट करना है इस पॉइंट को? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहाँ पे डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो चीजों को याद करने के साथ साथ तुम्हें इंपॉर्टेंट है चीजों को रिलेट करके समझना। ठीक है, तो बायोलॉजी सिंप्लीफाई अपने आप ही हो जानी है। तो दिस वाज फर्मेंटेशन, 2 एटीपी बनी है, इथेनॉल बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। यानी कि अब हम फेट पढ़ रहे हैं क्रैप्स, मतलब हम फेट पढ़ रहे हैं पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, अब यहां पे ध्यान से समझना। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल membrane and this is outer mitochondrial membrane। और ये जो बीच का स्पेस है, this space is perimitochondrial space। अब जो भी खेला खेला जाएगा वो इस मैदान में ही खेला जाएगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब यहां से हमारे पास आ क्या रहा है, यहां से हमारे पास आ रहा है पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट आया, कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। ये अंदर कहां कर गया एंटर? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब यहां से पाइरुवेट से इसे कन्वर्जन किस में लेना है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब हमारा हीरो है कौन? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसे कहां एंटर करना है? एंटर्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ही एंटर करेगा। कर तो लेगा। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये काम कराने के लिए इसे चाहिए होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इट रिक्वायर्स एसिड, इट रिक्वायर्स TPP यानी कि थायमीन पाइरोफॉस्फेट, it requires coenzyme A, it requires magnesium ion and it requires NAD+। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारे कोफैक्टर्स हैं इस एंजाइम के काम करने के लिए, कोफैक्टर्स। ठीक है, यानी कि क्या होगा जब यहां से यहां कन्वर्जन होगा तो एक चीज तो तय है बच्चे, क्या कि NAD+ कितने मॉलिक्यूल्स लिख देती हूँ? 2 molecules of NAD+ will become 2 molecules of NADH2, है ना। साथ ही साथ यहां से यहां बना दूं, कहां बना दूं? 2 molecules of CO2 भी रिलीज होनी है। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन से तुम 2 कार्बन की तरफ प्रस्थान कर रहे हो। समझ में आया? तो समझना है, रटना नहीं है, यही इस चैप्टर का उद्देश्य है। अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आया तो चीजें आसान हो जाएंगी। पायरुवेट था, 3 कार्बन का था, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना है। कोएंजाइम ए कहां से आया? कोफैक्टर है। NAD+ डाला है तो NADH2 निकालना पड़ेगा,
है ना। तो 2 मॉलिक्यूल्स NaDH2 के यहाँ से निकल गए और ये हमारा काम हो गया पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स का लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों नाम दिया है? बिकॉज इट इज लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस विद द क्रेब्स साइकिल, है ना। और वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो लिंक कर रहा है? दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A। डन 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 डन, बढ़िया। चलो बात करते हैं अगली स्टेप की, क्रेब साइकिल। क्रैब साइकिल को क्रैब साइकिल नाम भी देते हैं, TCA साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, अनेक अनेक नाम है, आत्मा सेम है। क्रैब साइकिल क्यों बोला है? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रैब। ये क्या बना रही हूँ? क्रैब इन पिजन्स मसल, पिजन्स की मसल में देखा था, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं सिट्रिक एसिड के बनने की वजह से। देखो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, वो सारे क्वेश्चन इस साइकिल से रिलेटेड मैं तुम्हें समझाती हूँ। NCERT में से डॉट डॉट डेट 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 टेस्ट बना दिया है, तुम्हें सारा सीक्वेंस याद होना चाहिए, किसके बाद क्या आ रहा है, किसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक सुनते ही बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं ना, दो तुम्हारे लिए ट्रिक है। यहाँ पे जो पूरा सीक्वेंस चल रहा है उसके लिए तुम्हें याद करना है ये, कैन आई कीप सम स्वीट्स फॉर माई ऑगी। क्या मैं अपने ऑगी के लिए कुछ मिठाइयां रख सकती हूं? रख सकती हूं तो बोलो। सी मतलब सी मतलब सिट्रेट, आई मतलब आइसो सिट्रेट, कीप मतलब अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सम मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम A, दूसरे सम मतलब सक्सीनेट या फिर सक्सिनिक एसिड। तुम्हें पता है ना ये 8 और एक एसिड लगाया कब जाता है, केमिस्ट्री पढ़ी है तब मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ। सो वेदर आई एम राइटिंग सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड इट मीन्स द सेम थिंग। फॉर फ्यूमारेट, माई मैलेट, ढंग से नहीं लिखा, मैलेट, ऑगी ऑक्जेलो एसेटिक एसिड, ठीक है। अब तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि भाई कौन सा कंपाउंड कितने कार्बन का है, ये भी पूछा जाता है। तो ये कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का, ये 6 कार्बन का, ये 5 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, और इसके बाद सारे ही 4 कार्बन के हैं। 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितनी स्टेप्स पे डिकार्बोक्सिलेशन लगेगा, कितनी पे लगेगा? 1 लगेगा यहां से यहां जाने में, 5 कार्बन, 6 कार्बन से 5 कार्बन पे जाने में CO2 निकलेगा, और एक 5 कार्बन से 4 कार्बन पे जाने में CO2 निकलेगा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, इस रिएक्शन को अच्छे से बनाते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A आ गया। डब्बे बना लेते हैं, डब्बे। एक मिनट, एक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कैन आई keep some sweets for my okay, बढ़िया। चलो फटाफट फटाफट, डन डना डन, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ,
बेटा तुम्हें मजा आ जाना है, गारंटेड। ठीक है, नाउ फटाफट इनके नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा सिट्रेट, ये हो जाएगा आइसो सिट्रेट, ये हो जाएगा अल्फा क्लीटो कीटोग्लूटारेट। ठीक है, कैन आई कीप सम स्वीट सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसिटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नाउ फटाफट फटाफट हाथ तुम्हारे ऐसा चलना चाहिए एकदम फटाफट फटाफट। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए था, कितने कार्बन? 2 कार्बन, कितना कार्बन? 4 कार्बन, कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन, 6 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, यानी कि फटाफट से CO2 निकालो। कहां कहां निकलेगा CO2? एक तो यहां से CO2 निकलेगा और एक कहां से निकलेगा? यहां से CO2 निकलेगा। इतना समझ में आया? ठीक है, 2 कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तुमने कर दिए। अब निकालना है तुम्हें NaDH2। इंपॉर्टेंट, कहां कहां से NaDH2 निकालोगे? एक तुम्हें निकालना पड़ेगा, देखो कीटो रानी को याद रखो, कीटो रानी, कीटो रानी आने से पहले और कीटो रानी आने के बाद एनर्जी आ जाती है भाई देख के। कीटो रानी को देखने से पहले नाम सुनते ही एनर्जी आ जाती है और कीटो रानी के जाने के बाद एनर्जी आ जाती है। तो कीटो रानी को तुम्हें टारगेट करना है, इससे पहले तुम्हें NaDH2 निकालना है और इसके बाद भी तुम्हें NaDH2 निकालना है। ठीक है, कैसे याद रखो? कीटो। ठीक है, ठीक है प्रीतो, ये हो गया। जहां पे F से फ्यूमारेट है वहां उससे पहले FeDH2 निकाल दो, फ्यूमारेट से पहले FeDH2 निकाल दो। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ पे खेल खेलना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें निकालनी पड़ेगी GTP। यहाँ पे here you have to form GTP। समझ में आया? और दूसरा तुम यहाँ पे कोएंजाइम ए देख रहे हो, यहाँ कोएंजाइम ए नहीं है तो यहाँ से बच्चों कोएंजाइम ए भी निकालना पड़ेगा, कोएंजाइम ए। बोलो कितनों को समझ में आई बात? तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो तुम्हें ना सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन का नंबर याद रखो। कार्बन नंबर के हिसाब से तुम ये याद रखो कि कहाँ कहाँ से तुम्हें CO2 निकालनी है, कहाँ कहाँ से नहीं निकालनी है। ठीक है, फिर एक कीटो से पहले NaDH2 निकालो, एक कीटो के बाद NaDH2 निकालो और CO2 भी सेम है। दूसरा फ्यूमारेट से पहले तुम FeDH2 निकालो। अब एक तीसरा NaDH2 बचता है जो तुम्हें कहाँ से निकालना है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने से पहले, यहाँ NaDH2। अब तो तुम्हारी क्रैब साइकिल में क्या ही बचा है? हाँ, कुछ बचा है? नहीं ना, बस। ठीक है, ये मैलेट है, मैलेट माल, इसको माल चाहिए। माल, माल क्या है यहाँ पे? पानी। तो थोड़ा सा इसको पानी डाल दो, बड़ी से भूख है। सो एड वाटर एंड योर क्रैब साइकिल इज टन टना टन टन। कहाँ कहाँ एनर्जी निकली है? लेट मी हाईलाइट, अगर कलर गायब ना हो जाए तो। दिख रहा है? NaDH2, NaDH2, GTP, FeDH2, NaDH2। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक। नाउ
अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है कि क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है क्योंकि इसकी सारी एंजाइम्स जो वो मैट्रिक्स में मिलती है, लेकिन एक एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं मिलती, विच इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्या कराती है? सक्सिनिक एसिड को फ्यूमारिक एसिड में कन्वर्ट करती है, सक्सिनेट टू फ्यूमारिक। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होती है बच्चों, दैट इज फाउंड इन योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। क्या है उस कॉम्प्लेक्स का नाम? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। तो वही एक इकलौती एंजाइम है यहाँ यूज होती है, मैं उसको बनाती हूँ सक्सिनेट से फ्यूमारेट। यहाँ रोकना नहीं था, दिस इज द एंजाइम। क्या बताया मैंने उसका नाम? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट शक्तिमान डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, कहाँ मिलती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? थी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ठीक है, सो ये है हमारी क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल तुमने पढ़ ली है, तो अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बैलेंस शीट के बारे में। यहां से तुम्हें सब मक्खन समझ में आएगा। तुमने शुरुआत की थी ग्लूकोज से, ठीक है, 6 कार्बन का कंपाउंड था। फिर तुमने बनाया पायरुवेट, ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड था। फिर तुमने बनाया एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन का कंपाउंड था। फिर तुमने चलाई क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ये तुमने साइकिल चलाई ऐसे। नाउ ये 1 था, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, तो यानी कि एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी? कितनी बार? 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, एक बार में 1 जाता है, तो इट नीड्स टू बी रन 2 टाइम्स। ठीक है, अब हर स्टेप का एनर्जी एक्सपेंडिचर और वो सब देख लेते हैं। यहां पर 8 ATP बना था। क्या कहते हो, एक बार दोबारा से लिख के दिखा दूं NaDH2 के टर्म्स में, है ना, क्योंकि तुम चाहोगे सारा एक जगह पे हो जाए, तो एक बार लिख देती हूँ, तुम्हारी मन की बात मैं पहले ही सुन लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहां पर 2 ATP कंज्यूम्ड, ठीक है, 2 NaDH2 formed, 4 ATP formed। सो यहां से आगे क्या बना? 6 ATP 4 ATP is equals to 10, लेकिन minus 2 ATP which give you your hero 8 ATP। क्लियर? ठीक है, वही मैं बात करती हूँ इस लिंक रिएक्शन का। तो लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था? लिंक रिएक्शन में तुम्हारे 2 NaDH2 बने थे, यानी कि कितना? 2 into 3 is equals to 6 ATP। ठीक है, अब तुमने क्रेब्स साइकिल चलाई। क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल में तुमने बनाया, कितने NaDH2 बनाए थे? देखो 1 2 3, लेकिन ये साइकिल चली है 2 टाइम्स, सो यू हैव मेड 6 NaDH2। एक बार FADH2 कितना बना था? 1, so you have made 2 FADH2 and you have made what? 2 GTP। अब ये कितनों के इक्विवेलेंट है वो समझो। 6 NaDH2 will give you 3 into 6 यानी कि 18 ATP। FADH2 will give you 2 into 2 यानी कि 4 ATP and 2 GTP will give you 2
इंटू 1 यानी कि 2 ATP। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो यहाँ से तुम्हें कितनी ATP मिल रही है? 24 ATP। ठीक है, अब 24, 6 और 8 को ऐड करो, 24 और 6 30, 30 और 8 38, है ना। तो यहाँ से तुम्हें नेट क्या मिल रहा है? यहाँ का और यहाँ का मिला के तुम्हें मिल रही है इतना गंदा 8, 38 ATP। बोलो किसे समझ नहीं आया? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है जो ज्यादातर हमें समझ नहीं आ पाता, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो एक बार फटाफट उसे भी समझते हैं। टॉपिक क्या है? SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब यहां क्या होगा? देखो, सबस्ट्रेट लेवल मतलब सबस्ट्रेट के लेवल पे, सबस्ट्रेट का जब ट्रांजिशन हो रहा है उसी लेवल पे। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का एडिशन, और ये फॉस्फेट का एडिशन जनरली किस कॉज के लिए हो रहा है? ATP का प्रोडक्शन। तो यानी कि व्हेन ATP इज फॉर्म्ड विदाउट ETS, बिना ETS के ATP फॉर्म हो जाती है ड्यूरिंग ए रिएक्शन THEN, then it is called SLP। तब इसे हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ हुआ है? ग्लाइकोलिसिस में, और ये और कहाँ हुआ है? हमारी क्रेब्स साइकिल में। देखो अब तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। ऐसे समझ लो ये वो कंडीशन है जहां तुम्हें बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिला, तुमने दोस्त से ही करेंसी एक्सचेंज कर ली, ये वो वाला सिस्टम है। तो जैसे मैं ग्लाइकोलिसिस दिखाऊं तुम्हें, हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, ये क्या, ये इससे आगे एक यहाँ ATP बन रही थी, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में, और एक बन रही थी फॉस्फोनोल पायरुवेट और पायरुविक एसिड के बीच में। तो ये जो ATP बन रही है, दिस इज योर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इसे, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट के बीच में, दूसरा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट के बीच में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल कहां बन रही है? क्रेब्स साइकिल में कहां बन रही है? ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट के बीच में। यहाँ पे कैसे बनती है? यहाँ पे कपलिंग की जाती है बाय कपल रिएक्शन। मतलब मेरे को सारा पता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ डाउट आ सकता है। बाय कपलिंग रिएक्शन, चलो फटाफट देखो कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। देखो क्या हो रहा है, यहाँ तुम्हारा GTP बन रहा है ना। GTP क्या करेगा? अपने आप को कन्वर्ट करेगा GDP में, और इस कन्वर्जन के टाइम पे फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, है ना।
ऐसे ही तो होगा भाई, अगर जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट होना है तो जीटीपी टूट के जीडीपी प्लस फॉस्फेट बनेगा। मान लो ये यहाँ पे तुम्हारा इसका आ गया फॉस्फेट, ये है, रुको बीच में बना देती हूँ, ऐसे समझ आएगा। PI, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब क्या होगा, दूसरी तरफ से आ रहा है तुम्हारा ADP। ADP इस फॉस्फेट का ही यूज करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा ATP में। तो जितने JTP ने फॉस्फेट निकाली उतने ATP बन गए। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शंस को कपल कर दिया गया है, कपल बना दिए यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ ATP फॉर्मेशन विदाउट ETS टेक्स प्लेस इन योर Krebs साइकिल एज वेल एज इन योर ग्लाइकोलिसिस। समझ में आया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं खतरनाक टॉपिक पे, विच इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बाप रे, हिल जाते हैं इस टॉपिक को पढ़ने में, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो समझ में कम आते हैं, रट जाते हैं, रटा भी नहीं जाता बल्कि ऐसा दिक्कत है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझो। मैं तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था ना, बैंक में जाते हो, काउंटर्स होते हैं, वो कहता है उधर जाओ, वो कहता है उधर जाओ, तुम्हारे हाथ में पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो पहली बात, इस काम को करने के लिए तुम्हें 5 कॉम्प्लेक्स लगते हैं। You require 5 complexes. ठीक है। और इन कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, देन 3, देन 2, देन 4, देन 5। कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 फॉलोड बाय 3rd, फॉलोड बाय 2, फॉलोड बाय 4, फॉलोड बाय 5th, ठीक है। अब चलो कॉम्प्लेक्स नंबर 1, अभी यहाँ पे तो लाइन से लिख लेते हैं, 2, 3, 4 और 5 का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है बच्चों NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है बच्चों सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वही एंजाइम है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है BC1 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है ATP सिंथेज, ठीक है। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो चीजें होने जा रही हैं बिल्कुल अपोजिट है जो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें कंपैरेटिव अकाउंट बताऊं, कंपैरिजन है, जैसे ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल रफ, ठीक है, और ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड, ठीक है, दिस इज थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। दोनों में तुम्हें प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाना है, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट में H+ कहाँ ज्यादा होने वाली है, यहाँ पे डिफरेंस आता है। यहाँ हमारा टारगेट होता है कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H पॉजिटिव ज्यादा हो, और यहाँ हमारा टारगेट होता है कि ल्यूमन में H पॉजिटिव ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ ल्यूमन में H पॉजिटिव हाई इन ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, और यहाँ H पॉजिटिव हाई इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
क्लियर? ठीक है, तो अब तुम्हें यही करने के लिए पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलाना पड़ता है। सिचुएशंस अलग होती हैं, NaDH2 डालते टाइम अलग सिचुएशन, FeDH2 डालते टाइम अलग सिचुएशन, तो हम दोनों ही सिस्टम को पढ़ेंगे। इसके बाद ये, इसके बाद तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से NaDH2 के केस में होता है। दोनों का मिला के पढ़ लेते हैं क्या जाता है। ठीक है, यहाँ हमें बनाने हैं कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि कौन सी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की साइड है और कौन सी बाहर वाली मेम्ब्रेन की साइड है। ठीक है, सो दिस इज योर मैट्रिक्स, थोड़ा नीचे, दिस इज योर मैट्रिक्स एंड इसके इधर की तरफ है तुम्हारा पेरी, बार बार प्लास्टिक स्पेस आ रहा है क्लोरोप्लास्ट का, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी कि ये क्या होगी तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन। समझ में आया? तो अब फाइनली तुम्हारे लास्ट कॉम्प्लेक्स के लिए थिंग्स कैसी हो जाएंगी, कुछ ऐसे। ये और से आपका हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे तुमने 5 कॉम्प्लेक्स बना दिए। इसको तुम्हें समझना है दोनों कंडीशन में, जब NaDH2 है या NaDH2 नहीं है। तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ठीक है, तो 5 कॉम्प्लेक्स तुम्हारे ETS के बने हुए हैं तुम्हारे सामने और तुम्हें देखना है कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो NaDH2 है, NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को, और ब्रेक हो जाता है NAD प्लस में, प्लस हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 हाइड्रोजन आयंस गए, इस तरीके से काम हुआ। अब यहाँ क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स तो ये अंदर दे देता है। अंदर कौन बैठा हुआ है, अंदर बैठे हुए इनके चच्चा जी, क्या नाम है उनका, FMN,
ES। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं उठा करके, अलग कलर से बना दूं, ये इलेक्ट्रॉन्स उठा के ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इनके पास यहाँ से। फिर ये जैकेट से अपने आप चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स उठा के इधर, फिर इधर, और फिर यहाँ से इधर। ठीक है, ये जो 2 H पॉजिटिव आयंस हैं और इसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स, इनको खींच के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाला जाता है, जो मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ। 2 H प्लस यहाँ से और 2 एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकाला जाता है। 2 H पॉजिटिव फ्रॉम हियर, 2 H पॉजिटिव फ्रॉम मैट्रिक्स, दीज आर रिमूव्ड आउट। तो टोटल कितने H पॉजिटिव निकले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से? 4 H पॉजिटिव। ठीक है, दिख रहा है कलर? इसके बाद अब यहां क्या होता है, यहां बीच में बैठे होते हैं यूबिक्विनॉन। चेंज द कलर, ये कलर, कलर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये ठीक है। यहां बैठा है कौन? यूबिक्विनॉन। ये यूबिक्विनॉन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और कन्वर्ट हो जाता है UqH2 में। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये जो UQ है ना, ये है यूबिक्विनॉन, और जो UqH2 बना है ये है यूबिक्विनॉन एंड यूबिक्विनॉल। तो UQ ने अपने आप को UqH2 में कन्वर्ट करने के लिए जो हाइड्रोजन उठाया है, दैट इट हैज टेकन फ्रॉम द मैट्रिक्स। ठीक, लेकिन जब इसको रिवर्स होके यहाँ पे जाना है तो अगेन इट नीड्स टू सेंड आउट द हाइड्रोजन आयंस बैक। एक बार मैं तुम्हें ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिखाती हूँ तुम्हारी NCERT के हिसाब से, तो तुम्हें समझ में आएगा। कहाँ है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स? ये रहा, देखो NaDH2 स्प्लिट हुआ, Na+ बना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया FMN को, FMN ने इलेक्ट्रॉन दे दिया फिर FeS को, FeS के बाद ये इलेक्ट्रॉन गया है यूबिक्विनॉन में, और यूबिक्विनॉन अपने आप को कन्वर्ट किया है UqH2 में। ठीक, अब क्या होगा, ये जो UqH2 अपना हाइड्रोजन आयन वापस देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साइकिल चलती है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, तो वापस यूबिक्विनॉन के कन्वर्जन के लिए इसको हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, दैट इट विल रिमूव फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू वो रिमूव करेगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम B FeS, साइटोक्रोम B C1 में फंस गई। यही है ना, साइटोक्रोम B सही लिखा है, साइटोक्रोम B C1, हाँ ठीक है। तो ये सीरीज चलती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान देना, UqH2 जो है, इनमें इलेक्ट्रॉन का भी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इससे जो आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये देगा इसको, किसको देगा? साइटोक्रोम B को। फिर साइटोक्रोम B से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा FeS के पास, फिर FeS से वो जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास। ठीक, साथ ही साथ इसने जो यहाँ से हाइड्रोजन लिया था, उस हाइड्रोजन को ये कहाँ देगा? इसके थ्रू दे देगा बाहर की तरफ। कितने हाइड्रोजन लिए थे इसने? 2, तो 2H पॉजिटिव आयंस इसने बाहर से रिलीज कर दिए। समझ में आया? अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ बाहर की साइड अटैच्ड रहता है एक साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C ये इलेक्ट्रॉन उठाकर डायरेक्टली डाल सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। ठीक है, यानी कि सेकंड कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर FeTH2, अगर FeTH2 नहीं होता है तो सीधा इलेक्ट्रॉन चला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। ठीक है, इसलिए साइटोक्रोम 2 जो है वो थोड़ा सा अंदर की साइड होता है। मैं इसको अगर बनाऊं तो थोड़ा अंदर सिचुएटेड रहता है, ऐसे। ठीक, लेकिन हम तो वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं जब हम FeDH2 भी डाल दें। अगर FeDH2 डाल दें तो क्या होगा?
या फिर चलो थोड़ा पहले तो मैं NaDH2 की बता देती हूँ कि अगर NaDH2 ही केवल अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सिचुएशंस कैसी होंगी, ठीक है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन यहाँ से पंप हो चुका है, 2 हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से चले गए हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं और 2 साइटोक्रोम्स होते हैं। तो यहाँ जो 2 कॉपर सेंटर्स हैं वो है कॉपर, ओह शिट इतना मोटा, कॉपर A, लास्ट में होता है कॉपर B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है इधर, और यहां फाइनली बैठा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, हाइड्रोजन में। यहां से इसको क्या मिल रहे हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। बदले में इट ऑल्सो सेंड्स आउट H पॉजिटिव आयंस। टू H पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर B। अब ये तुम्हें इधर से समझो, NCERT के डायग्राम से क्या चल रहा है यहाँ पे। यहां तक हमने कर लिया था। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को स्किप कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को स्किप कर रहे हैं क्योंकि वी आर ओनली डीलिंग विद द NaDH2 केस। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का, ये सीधा कहाँ चला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे, जहाँ पे 2 कॉपर आयंस हैं और 2 साइटोक्रोम्स हैं। तो यहाँ फाइनली तुम देख रहे हो ऑक्सीजन ने H2 में कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें चलेंगी कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट वाले के पास, लेकिन एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक की सारी कहानी को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आधा पानी का मॉलिक्यूल बनाया या उन्होंने पूरा बनाया। अगर तुम्हें पूरा बनाना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस हाफ ऑक्सीजन ले लेना है, लो पूरा बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस भी हैं, पंप हो गए। तो तुम यहां से देख पा रहे हो कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने कितने हाइड्रोजन पंप किए, 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने कितने हाइड्रोजन पंप किए, 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने कितने हाइड्रोजन पंप किए, 2, ठीक है। NCERT में कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं, वो उसमें से 2 हाइड्रोजन तब के केस के हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में भी कहानी चली जा रही है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूं कि दिस केस इज फॉर NaDH2 only, for NaDH2 only। अगर NaDH2 होगा तो सिचुएशन क्या चलेगी। तो फाइनली तुमने बाहर कितने हाइड्रोजन इकट्ठे कर लिए, 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिए। अब यानी कि तुमने यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया, जहाँ माइटोकॉन्ड्रियल पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन ज्यादा है, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन कम है। तो अब यहाँ पे आता है पिक्चर में फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की बारी, जहां पर ये वाला जो पार्ट है बच्चों, दिस इज योर F0 पार्टिकल एंड दिस इज योर F1 पार्टिकल, ठीक है। ये हमारा एक हाइड्रोजन आयन चैनल है, हाइड्रोजन आयन चैनल, और ये क्या है, ATP सिंथेज एंजाइम। तो ये जो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट तुमने बाहर बनाया है, ये सारे हाइड्रोजन, ये और ये सारे हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ATP का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। एनर्जी सोर्स मिल रहा है एक तरीके से ATP का फॉर्मेशन करने के लिए। दोबारा सुनो, कहानी बहुत ज़्यादा आसान है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में तुमने NaDH2 को दे दिया। कॉम्प्लेक्स क्या है, कौन से क्या है, ये मैं तुम्हें यहाँ पे नाम फिर से लिख दिया, दोबारा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 को तुमने NaDH2 डाला, NaDH2 ने Na+ निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 2 हाइड्रोजन आयन निकाले। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को पंप करने के लिए, आगे ले जाने के लिए 2 हाइड्रोजन तो NaDH2 के दिए, लेकिन साथ में 2 हाइड्रोजन तुमने मैट्रिक्स से उठा के फेंक दिए। तो टोटल कॉम्प्लेक्स 1 से 4 हाइड्रोजन आयन्स बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर बीच में बैठा हुआ है यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से 2 हाइड्रोजन भी ले लेता है और अपने आप को कन्वर्ट करता है यूबिक्विनॉल में।
ये साइकिल चलती है यहाँ पे वापस, तो ये वापस से इसको हाइड्रोजन देता है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन अपना रिमूव करता है तो रिमूव करता है थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में कौन है? साइटोक्रोम बी, FeS एंड साइटोक्रोम C1, BC1, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, साइटोक्रोम C1 फाइनली अपना इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम C को, विच इज अ मोबाइल कैरियर, मूव कर सकता है, मोबाइल कैरियर। तो मूव करके इसका इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास 2 कॉपर सेंटर्स हैं, 2 साइटोक्रोम सेंटर्स हैं, कॉपर A, देन साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर आयन B, ठीक है। फाइनली यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन इज द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स। मैं ये भी लिख देती हूँ, ऑक्सीजन इज टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो प्रोसेस हो रहा है, दिस इज योर टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन के लेवल पे हो रहा है। फाइनली तुमने 4, 5, 6, 7, 8 H पॉजिटिव आयंस बाहर निकाली हैं फॉर टोटल NaDH2, जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के थ्रू वापस से मैट्रिक्स में आएंगी, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर ATP। ये कब का केस है? ये केस है अगर केवल NaDH2 पिक्चर में जा रहा है। अगर FeDH2 पिक्चर में आया तो FeDH2 के बाद तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो अब कहानी पढ़ते हैं, अगर FeDH2 भी पिक्चर में आ रहा है तो। चलो अब बात करते हैं अगर केवल NaDH2 हुआ, फॉर NaDH2 तो हो गया, हम बात करते हैं फॉर FeDH2, ठीक है। अब FeDH2 में तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से जो इलेक्ट्रॉन गया वो तो आगे जाएगा ही जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से जो हाइड्रोजन आयंस बाहर गए उसकी तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो, यू हैव टू बिगिन योरसेल्फ फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर 2, उसके बाद जो 3rd, 4th, 5th वाला टारगेट है वही जाएगा। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 फॉलोड बाय 3 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 4 फॉलोड बाय 5, ठीक है। हमने क्या किया? हमने वही किया जो पहले कर रहे थे, हमने फ्यूमारेट, सक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट किया, सक्सिनेट कन्वर्टेड टू फ्यूमारेट। तो यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू किसको? NAD, NAD के बाद FeS। तो ऐसे कहानी चल रही है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, और फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। इधर कौन है? इधर है हमारा UQ, जो कन्वर्ट हो रहा है UQH2 में, यानी कि यूबिक्विनॉन बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूबिक्विनॉल, ठीक। तो यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। वही है कि इसने हाइड्रोजन अपना पैडी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से उठाया है। यहाँ से जो भी हाइड्रोजन है वो ये रिमूव कर देगा, 2 हाइड्रोजन आयंस। और तुम्हें यहाँ पे पता है पैरेलली ये वाला UQH2, UQ और UQH2, ये जो कन्वर्जन हो रहा था, इसको उल्टा करते हैं, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा था वो भी इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू निकल रहा था, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में और क्या मजे की बात थी, यहाँ पे था साइटोक्रोम B, है ना, फिर था FeS और फिर था साइटोक्रोम C1। बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट था? साइटोक्रोम C। नाउ क्या आता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से जंप करके जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में क्या है? 2 कॉपर आयन सेंटर्स हैं और 2 साइटोक्रोम्स हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वी विल बी हैविंग कॉपर A, कॉपर B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, A1 कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। फाइनली यहाँ पे कौन बैठी है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू वाटर, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगेगा? हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और 2 H पॉजिटिव आयंस। इस चीज में भी यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयंस बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी, 2 H प्लस आयंस। So again you have created a proton gradient in the perimitochondrial space। ये 4 हाइड्रोजन यहाँ से आ गई, 4 हाइड्रोजन आयंस और 2 हाइड्रोजन आयंस यहाँ से आ गई। अब क्या बारी आती है इन हाइड्रोजन आयंस को वापस से
पंप बैक करना है, ठीक। तो अगेन दिस इज योर F0 एंड दिस इज योर F1 विच कंटेन ATP सिंथेज एंजाइम। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ATP का फॉर्मेशन, ATP प्लस PI। समझ में आया है ना? मैंने तुम्हें इस वाले डायग्राम को दोनों के लिए तोड़ दिया है, NADH2 के लिए भी और FADH2 के लिए भी। सो दिस इज फॉर योर NADH2 एंड दिस इज फॉर योर FADH2। इससे बेहतरीन तुम्हें समझ नहीं आने वाला, गारंटी है, लिख के रख लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ फंसता है, सबसे बड़ा मुद्दा, ये NCERT का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे बात चल रही है 5th कॉम्प्लेक्स के बारे में विच इज ATP सिंथेज। तो यहाँ डायग्राम में गिवन है 2H पॉजिटिव आयंस जा रही है और यहाँ लाइंस में गिवन है कि कहाँ गया, फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड 4H पॉजिटिव passes through the F0 particle down the intermembrane dash 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 4H प्लस। किसे मानोगे सच? न्यू NCERT एडिशन आ गया तब भी कहानी वही के वही है, 2H पॉजिटिव 4H पॉजिटिव का डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा। आगे जब तुम हायर स्टडीज में जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि 4H पॉजिटिव इज द राइट कॉज। क्यों ऐसा होता है? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, ये जो हम बोल देते हैं NADH2 से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP, ये राउंड ऑफ वैल्यू है। एक्चुअल में एक NADH2 से 2.5 ATP बनती है, एक FADH2 से 1.5 ATP बनती है, तो राउंड ऑफ करके हम 2 और 3 का वैल्यू दे देते हैं। अब ये कैसे वैलिड हो रहा है, कैसे प्रूव हो रहा है? तो यहाँ तुम पहले NADH2 की बात करो। NADH2 में टोटल कितने हाइड्रोजन आयंस जा रहे हैं? 4, 5, 6, 7, 8। NADH2 है ना, हाँ, 4, 5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन आयंस जा रही है ना। और यहाँ पर कितने जा रहे हैं? 4, 5, 6। एक मिनट, यहाँ पर इसका भी हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, 4 4, ये वाला भी, यहाँ पे भी तो यूबिक्विनॉन चलेगा, UQ UQ H2, ये इधर, तो ये भी अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये क्यों चुप बैठेगा? तो ये 4 बनेगा, ठीक है। तो 4 और 4 8 9 10 हाइड्रोजन यहाँ से जा रहे हैं तुम्हारे, और यहाँ से कितने जा रहे हैं? 2 और 2 4 5 6, यानी कि फॉर NADH2 कितने? 10H प्लस। अगर ATP बनानी है तो 10 को तुम 4 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा? ये 2.5। फॉर FADH2 कितने हाइड्रोजन थे? 6H प्लस, डिवाइड करो 4 से तो कितना जाएगा? 4 1 जो 1.5। तो इसको तुम राउंड ऑफ कर सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू योर 3 ATP एंड दिस इज इक्वल्स टू योर 2 ATP। इसलिए हम 4 वाली वैल्यू को सही मान रहे हैं कि 4H पॉजिटिव आयंस का ट्रांसमिशन चाहिए इफ यू हैव टू प्रोड्यूस अ सिंगल ATP। समझ में आई कहानी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। हमारा जो क्रेब्स साइकिल है, हमारी जो पूरी रेस्पिरेशन है वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लिंक बैठ रहा है कि चीज़ें टूट भी रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि दूसरी चीज़ों के लिए एक प्रिकर्सर की तरह चीज़ें साबित भी हो रही है। जैसे इस डायग्राम से तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है। जब तुमने उसका डाइजेशन किया तो डाइजेशन से तुम्हें क्या क्या मिला? अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट से सिंपल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज, और फैट से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स। 2 कंपोनेंट्स होते हैं फैट्स के। अमीनो एसिड की बात तो छोड़ो, पहले ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज, ये सारा पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक का ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल कहानी चलेगी जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा? ये जो हमारा फैटी एसिड है, फैटी एसिड इस साइकिल में कहाँ एंटर करता है? एसिटाइल कोएंजाइम A वाली लोकेशन पे, है ना। और जो हमारा ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल कहाँ एंटर करता है? ये वाली ट्रायोस फॉस्फेट वाली स्टेज पे। अब कोई बच्चा मुझसे ये पूछना चाह रहा हो कि मैम ये CO2 तो ठीक है, पानी कहाँ से निकला? तो पानी कहाँ से निकला? पानी यहां से निकला, वाटर, ठीक है। ये हो गया। अगर अमीनो एसिड को एंटर कराना हो तो अमीनो एसिड कहाँ एंटर करेगा? पायरुविक एसिड में। तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन सा कंपाउंड किस लेवल पे जाके एंटर करता है, ये नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
ठीक है। एम्फिबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ से जैसे ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाने में यूज हो जाता है, जो तुम्हारा वहां पे यूज होता है केल्विन साइकिल में भी। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंटरमीडिएट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। क्लियर है? ठीक है। मैलेट बनता है क्रेब्स साइकिल में, मैलिक एसिड, वो C4 साइकिल में यूज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो तुम नहीं बोल सकते कि कैटाबॉलिक है या फिर एनाबॉलिक है। इट इज बेसिकली एम्फिबॉलिक, डुअल नेचर है इसका। ठीक है। हाँ जी, एक डेफिनेशन मैं और सोच रही थी कि लिख दूं तुम्हारे लिए, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन अपने सारे हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है टू फॉर्म द एनर्जी ATP। तो द एक्सेप्टेंस of electrons released from NaDH2 and FaDH2 for formation by oxygen for formation by oxygen for formation of ATP। ठीक है, ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन है। ये हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। एंड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसका मतलब क्या होता है, इसको लिखते हैं हम RQ से। एंड RQ का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तुम कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो, बदले में कितनी CO2 निकाल रहे हो, दैट इज योर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। अब यहाँ पर 3 चीजों के लिए पूछा जाता है। एक तो तुम्हारा एक कार्बोहाइड्रेट के लिए, जो यहाँ पे गिवन है, ये रहा, कार्बोहाइड्रेट के लिए पूछा जाता है, फैट के लिए पूछा जाता है, और प्रोटीन के लिए पूछा जाता है। ठीक है। जब तुम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हो तो यहाँ पर वैल्यू आती है 1। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में देखो, ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन के साथ 6 CO2 ही इवॉल्व कर रहा है, तो 6 CO2 upon 6 O2 विल गिव यू 1। बात करूं अगर मैं फैट्स की, फैट्स में जैसे एग्जांपल है ट्राइपामेटिन, पामेटिक एसिड, ठीक है, 3 बार एस्टरिफाइड है, तो यहां पर जो वैल्यू आती है वो आती है 0.7। प्रोटीन्स की बात करूं तो प्रोटीन्स की कितनी आती है, 0.9। तो RQ को अगर तुम्हें अरेंज करना है तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, देन फैट्स। क्लियर है? अगर कोई सीड रेस्पायर कर रहा है तो रेस्पिरेटरी जो सीड्स होते हैं उसमें वैल्यू 1 से ज्यादा चली जाती है, ऑर्गेनिक एसिड्स में वैल्यू 1 से ज्यादा चली जाती है। तो यहाँ से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट तुमसे ट्राइपामेटिन एसिड की वैल्यू पूछ लेगा कि कितना उसका RQ होता है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो मैंने तुम्हें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद भी है कि मेरी कोशिश सक्सेसफुल भी रही होगी, है ना। तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा, मज़ा बहुत आया होगा, और ट्रस्ट मी, इस चैप्टर को अगर तुमने जिस लेवल पे मैंने समझाया उस लेवल पे समझ लिया तो नीट में तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो दिमाग हिला डालते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। कुछ भी चीज़ तुम्हारी छूटेगी नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तगड़ी होगी, और NCERT की इन डेप्थ नॉलेज भी तुम्हें दे दी जाएगी। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। विल कंटिन्यू द अपकमिंग चैप्टर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इतनी ही आसानी तरीके से हम उसे समझेंगे और अपना जो रटने का एक प्रथा चली आ रही है उसको हटाकर समझेंगे, डर को दूर भगाएंगे और अपनी बायोलॉजी को स्ट्रांग बनाएंगे। तो इसी प्रॉमिस के साथ सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।